हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम रेडिकुलर सिस्ट का नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम कवर करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ रेडिकुलर सिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स ऑफ रेडिकुलर सिस्ट और ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या करेंगे हम, रेडिकुलर सिस्ट हमको पता है कि ये जो है ना एसोसिएट होती है एसोसिएट्स विथ नॉन वाइटल टीथ। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि नॉन वाइटल टीथ कैसे एसोसिएट होता है, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस ऑफ रेडिकुलर सिस्ट। रेडिकुलर सिस्ट में पैथोजेनेसिस कैसी होती है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन्ड बाय पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होती है? वो प्रोसेस जिसमें कोई डिजीज डेवलप हो, अ प्रोसेस बाय व्हिच डिजीज डेवलप और डिसऑर्डर डेवलप इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस। किसी भी चीज में डिसऑर्डर डेवलप हो, डिजीज डेवलप हो, तो उसको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस के रेडिकुलर सिस्ट में 3 स्टेप होते हैं। एक है उसकी इनिशिएशन और दूसरी होती है इसका सिस्ट फॉर्मेशन और तीसरी है सिस्ट एक्सपेंशन। हम नंबर वाइज तीनों को कवर करेंगे। तो पहले इनिशिएशन कैसे होती है। फॉर सपोज ये आपका टूथ है और ये इसका पल्प रीजन है। हमें पता है कि पल्प में क्या होता है, सेल्स होते हैं और नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। ये होता है इसका पल्प। तो पैथोजेनेसिस की इनिशिएशन कैसे हुई, तो कैरीज आ गया, कैरीज पल्प तक पहुंच गई, कोई ट्रॉमा हो गया या कोई पेरिडोंटल डिजीज हो गई, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई, तो ये इनिशिएशन होगी पैथोजेनेसिस की। वो कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे कैरीज हो गया तो बैक्टीरिया आएंगे। बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसमें इन्फेक्शन करेंगे तो इसमें होगा क्या कि डेथ ऑफ पल्प हो जाएगी। पल्प की डेथ आस्ता आस्ता हो जाएगी, पल्प की डेथ हो जाएगी, तो जिसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस ऑफ पल्प। डेथ को हम क्या बोलेंगे, नेक्रोसिस ऑफ पल्प, ठीक है। जब इसकी नेक्रोसिस हो जाएगी तो एक रेस्पॉन्स होता है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। इसके बाद क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स और स्टिमुलस। वो क्या करवाएगा, ये करवाएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ, क्योंकि ये जो है ना एपिकल रीजन में होती है, रूट की तरफ होती है, तो हम इसको बोलते हैं पेरी अपाइकल इन्फ्लेमेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, पेरी अपाइकल इन्फ्लेमेशन। आप स्टेप बाय स्टेप याद करें, पहले कौन सा स्टेप फिर कौन सा स्टेप, तो आपको पैथोजेनेसिस समझ आ जाएगी। पेरी अपाइकल इन्फ्लेमेशन। पेरी अपाइकल इन्फ्लेमेशन के बाद जो है ना, हमें पता है कि जब कोई छोटी सी जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम उसको ग्रेनुलोमा कहते हैं। ग्रेनुलोमा या स्मॉल एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड ग्रेनुलोमा। तो हम इसको बोलते हैं, उसके आगे क्या होगा, पेरी अपाइकल ग्रेनुलोमा। ग्रेनुलोमा में क्या चीज होते हैं, ग्रेनुलोमा में ग्रेनुलर टिश्यू होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं और साइटोकिन ईटीसी।
ये जो ना ये सब क्या करवाएंगे, ये साइटो की इन्फ्लेमेटरी ग्रेनुलर टिश्यू ये किस में होते हैं, पेरियपाइकल इन्फ्लेमेशन में। पेरियपाइकल इन्फ्लेमेशन में इसको हम जिसको बोलते हैं ये जो है ना, क्योंकि ये जो है ना वो रूट के पेरियपाइकल रीजन में होती है, तभी इसको हम बोलते हैं पेरियपाइकल ग्रेनुलोमा। उसके बाद जो है ना क्या होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है तो वेजोडायलेशन होती है, वेजोडायलेशन होती है जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो होता है। तो हमें पता है कि यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जो हार्ट विंग रूट शीथ एपिथेलियम से जो ना रेमिनेंट्स बच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेल बच जाते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस सेल्स ऑफ मालाशिस। ये जो रेस सेल ऑफ मालाशिस, ये जो न्यूट्रिएंट्स आएंगे वो क्या कराएंगे, जो है ना इसको रिच सप्लाई करेंगे। किसको, ये जो सेल्स हैं पेरियपाइकल रीजन में, इसको क्या करेंगे, रिच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। अब क्या होगा कि जो सेल हैं एपिकल रीजन में, जो है ना ये जो है ना एक रिंग शेप होते हैं ऐसे, इसकी जो है ना सप्लाई रिच होगी, सप्लाई रिच होगा, ये जो है ना वो प्रोलिफरेट करेगा, क्या करेगा, इसकी डिफरेंशिएशन होगी, माइटोटिक की डिवीजन होगी, तो ये ज्यादा बढ़ेंगे। क्या, इसको हम यहाँ पे लिखता हूं, तो इसकी जो है ना वो क्या होगी, प्रोलिफरेशन। तो ये ज्यादा बढ़ते जाएंगे, ज्यादा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक केविटी की शिकल बनाएंगे। हाइपर प्लास्टिक होते जाएंगे। जब ये हाइपर प्लास्टिक हो जाएंगे, क्योंकि अंदर भी सेल हैं, तो ये जो है ना सेल जो है ना इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, और इसमें जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। जो बीच वाले सेल हैं, जो बीच वाले सेल हैं उसकी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगी, ये जो है ना इसकी न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो जाएगी। जब इसकी न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो जाएगी तो बीच वाले सेल न्यूट्रिएंट्स कम की वजह से इसमें जो है ना वो डेथ हो जाएगी, सेल्स की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। जब डेथ हो जाएगी तो यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी, क्योंकि डेथ को हम नेक्रोसिस बोलते हैं, तो कंडीशन होगा लिक्विफेटोनेक्रोसिस। लिक्विफेटोनेक्रोसिस। उसके बाद ये सेल खत्म हो जाएंगे और अंदर की तरफ एक कैविटी बन जाएगी, ठीक है, कैविटी बन जाएगी, और ये जो सिस्ट बनेगी, क्योंकि इसमें एपिथेलियम है ऊपर और बीच में कैविटी है, तो एक सिस्ट बन गया, तो हम इसको बोलते हैं रेडिकुलर सिस्ट। अब बात समझ आई, रेडिकुलर सिस्ट कहाँ कैसे बनी, पहले इनिशियन, फिर सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट कैसे बनी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिस्ट की एक्सपेंशन कैसे होती है। अब आपने पढ़ा इनिशियन, जो ये विकेरियस ट्रॉमा पेरिडोंटल डिजीज आ गया, ठीक है। उसके बाद सिस्ट कैसे बना, इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन के बाद जो है ना वो सेल्स में जो है ना न्यूट्रिएंट सप्लाई ज्यादा हुई, और बीच वाले सेल में न्यूट्रिएंट सप्लाई कम होगी, तो बीच वाला सेल जो है ना उसके जो है डेथ हो गई, और बीच में एक सिस्ट बन गई, तो उसको हम बोलते हैं रेडिकुलर सिस्ट। अब सिस्ट की एक्सपेंशन कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा। हमें पता है कि ये टूथ है, और टूथ में जो है ना वो यहाँ पे होती है एल्वुलर बोन, जिसमें ना वो टीथ अटैच होते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये होते हैं, ये सिस्ट यहाँ पे बन गया, ठीक है। क्योंकि सिस्ट में जो ना हमें पता कोई भी सिस्ट में तीन चीज होती हैं, एक होती है कैप्सूल होती है, और इसकी जो है ना वो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, दूसरी होती है कैविटी होती है। तो इस सिस्ट की जो कैप्सूल, ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स, यहाँ ये दोनों एक फैक्टर रिलीज करेंगे, फैक्टर्स रिलीज करेंगे। वो फैक्टर क्या करेगा कि जो बोन में सेल होते हैं ना, ओस्टियोक्लास्ट सेल, ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिवेशन हो जाएगी। जब ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिवेशन हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, जो एल्वुलर बोन है यहाँ पे उसकी रिजॉर्प्शन करेंगे, इसकी रिजॉर्प्शन करेंगे, इसको ऐसे, इसकी आस्ता आस्ता रिजॉर्प्शन होती जाएगी, तो ये सिस्ट जो है ना वो एक्सपांड होती जाएगी। तो इसकी जो है ना वो इसलिए और सिस्ट इसलिए बोलते हैं हम सिस्ट एक्सपेंशन। और दूसरी चीज ये है कि ये जो सिस्ट है ना उसमें जो है ना ये अंदर की तरफ जो है ना हाइपरटोनिक होती है, हाइपरटोनिक होती है,
और हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स होते हैं तो बाहर की तरफ जो है ना वो वाटर इनफ्लो करता है। जब बाहर की तरफ वाटर की इनफ्लो होती है तो प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो सिस्ट की एक्सपेंशन होती है और इस एक्सपेंशन को हम कहते हैं बाउलिंग पैटर्न। जिसे बाउल उसमें होती है ना, बालून में होती है, तो ऐसे बोलते हैं इसको बाउलिंग पैटर्न। तो ये हुई इनिशिएशन, सिस्ट फॉर्मेशन और सिस्ट की एक्सपेंशन। ये होगी आपकी पैथोजेनेसिस कंप्लीट। अब हम जो करने वाले हैं, अब हम करेंगे इसकी जो है ना हिस्टोपैथोलॉजी। अब हम करेंगे हिस्टोपैथोलॉजी। हमें पता है कि सिस्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, पहले ही बता चुका हूं। एक होती है एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है, दूसरी होती है उसकी ल्यूमिन या उसको हम कैविटी बोलते हैं, और तीसरी होती है कैप्सूल, ठीक है। हम ईच एंड एवरी के हिस्टोलॉजी पार्ट पढ़ेंगे। पहले एपिथेलियल लाइनिंग। एपिथेलियल लाइनिंग ये आपको याद करने होंगे। अगर आप याद करेंगे तो आपके बीसीक्यूज में भी आते हैं और टीचर पूछते हैं। तो एपिथेलियल लाइनिंग ये कौन सी है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। इसकी एपिथेलियम कौन सी होती है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, ठीक है। और हमें आपने पढ़ा होगा कि जो है ना कोई भी एपिथेलियम के 5 लेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइनस लेयर है, बेसल लेयर है, ग्रेन्युलर लेयर है। तो इसमें इस एपिथेलियम में क्या है कि जो बेसल लेयर है ना, बेसल लेयर ये वेल डिफाइंड नहीं होती, नो वेल डिफाइंड, याद करें, ठीक है। उसके बाद इसकी जो लाइनिंग होती है वो थिक होती है और रेगुलर बिल्कुल भी नहीं होती, इरेगुलर होती है, ठीक है। और थिक क्यों होती है? क्योंकि हाइपरप्लास्टिक होती है। हाइपरप्लास्टिक में क्या होती है कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनती जाती है, उसको बोलते हैं हाइपरप्लास्टिक। इसलिए वो ना वो लाइनिंग थिक हो जाती है। और ये जो एपिथेलियल लाइनिंग है ना वो एक नेट की तरह होते हैं। ये देखें, एक नेट है ना, तो नेट की तरह होते हैं, ठीक है। और ये ऐसे एक रिंग बनाते हैं टूथ की पेरिएपिकल रीजन में, ऐसे एक रिंग बना देते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है 40% पेशेंट में इसकी जो है ना वो मेटाप्लेजिया होता है। मेटाप्लेजिया क्या है? मेटाप्लेजिया मतलब चेंज इन वन एपिथेलियम टू अनदर एपिथेलियम। जब मेटाप्लेजिया हो जाता है तो ये स्ट्रेटिफाइड से ये कन्वर्ट हो जाता है सिलिएटेड कॉलमनर मतलब रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और एक दूसरी बीसीक्यू पॉइंट ये है कि 10% पेशेंट में जो है ना वो इसकी एपिथेलियम के अंदर एजोनोफिलिक ग्रेन्युल्स हैं, ग्लेशिमास होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रस्टन बॉडीज। क्या बोलते हैं इसको हम? एक बीसीक्यू पॉइंट है, रस्टन बॉडीज। उसके बाद हम ये होगी एपिथेलियल लाइनिंग। अब हम दूसरी की तरफ आएंगे, ल्यूमिन कैविटी। ल्यूमिन या कैविटी, ल्यूमिन या कैविटी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ल्यूमिन और कैविटी, इसमें क्या होता है कि फ्लूइड फिल्ड होता है, ये तो हमें पता है, पढ़ के आए पीछे कि ये होता है फ्लूइड फिल्ड और वाटरी फ्लूइड फिल्ड, या कभी कभी पेस्ट लाइक, ठीक है, या कभी विस्कोइड फिल्ड हो जाती है। और उसमें अंदर जो है ना वो क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल और कोलेस्ट्रॉल नोड्यूल्स। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल नोड्यूल्स होते हैं। और ये जो है ना कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स कहाँ से आते हैं? जब हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन होती है तो वेजोडाइलेशन होती है, वेजोडाइलेशन उसके बाद जो है ना वो
ब्लड ज़्यादा आता है, ब्लड ज़्यादा होता है तो यहाँ पे जो है ना सिस्ट के अंदर आरबीसी की ब्रेकडाउन हो जाती है। आरबीसी की ब्रेकडाउन हो जाती है तो हेमोग्लोबिन की जो है ना ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो हेमोग्लोबिन ब्रेकडाउन हो जाएगी तो यहाँ पे जो है ना वो इनकम्प्लीट हेमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन की वजह से एक हीमोसिड्रिन जो है ना वो एक चीज होती है जो है ना वो उसकी डिपोजिशन हो जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल बन जाते हैं। ये हो गया आपका ल्यूमिन। और जो थर्ड है उसका जो है ना वो वाल या कैप्सूल। हम पीछे की तरफ कर लेते हैं वाल और कैप्सूल को। ये स्ट्रक्चर्स का ये केविटी और ये इसकी एपिथेलियल, और जो ऊपर की तरफ होता है वो होती है कैप्सूल। ये कैप्सूल किस चीज का बना होता है? कैप्सूल जो है ना वो एक फाइब्रस है, फाइब्रस एंड मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है। और इसमें प्लाज्मा सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं। और ये जो ना रिच इन वस्कुलर सिस्टम है, इसमें वस्कुलरिटी ज्यादा होती है, हाई वस्कुलरिटी। और इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रॉपर्टी एपिथेलियल लाइनिंग की और ल्यूमिन की, उसके बाद वाल और कैप्सूल। उसके बाद हम एक छोटा सा है कि एक जो सिस्ट है रेडिकुलर सिस्ट, उसके अंदर जो है ना वो क्या क्या चीज होता है, मतलब कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं। तो पहली बात हमें ये पता है कि उसमें वाटर फिल्ड होता है, वाटर फिल्ड होता है, वाटरी फ्लूइड, ठीक है। और उसके अंदर प्रोटीन जो है ना वो ब्रेक हो जाते हैं, प्रोटीन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स। ब्रेकडाउन प्रोटीन्स हो जाते अंदर होते हैं। उसके बाद एपिथेलियम की किस किस जगह जो है ना वो डिजेनरेशन हो जाती है, तो वो भी वहां पे होते हैं, डिजेनरेटिंग एपिथेलियम। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट होते हैं, और दूसरी बात ये याद रखनी है कि इसमें जो है ना वो प्रोटीन होती है वो हाइपरटोनिक प्रोटीन होती है। जो इसमें अंदर जो प्रोटीन होता है वो होता है हाइपरटोनिक, और इसकी जो ना लेवल होती है, ये लेवल याद रखनी है, बीसीक्यू पॉइंट है 50 to 110 ग्राम पर लीटर। और ये जो है ना सिस्ट इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स से बना है, तो इसमें जो है ना वो एंटीबॉडीज होंगे, और जो है ना प्लाज्मा से ज्यादा एंटीबॉडीज में होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं ना वो इसमें इससे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्लाज्मा। और इसमें कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल होते हैं, और इसमें जो है ना वाटर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये हुई कंप्लीट लेक्चर रेडिकुलर सिस्ट की, जो है ना वो हम पहले पढ़ी थी। क्लिनिकल फीचर्स पढ़े, रेडियोग्राफी फीचर्स पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़ी, अब पैथोजेनेसिस कंप्लीट हो गई और इसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। कि ये पूरा अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।